नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम धामी। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। डॉक्टर्स डे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड के मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू। मानक पूरे करने पर मिलेगा शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र। नई व्यवस्था पर समर्थन के साथ विरोध भी शुरू। मानसून को लेकर सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस के सवाल। जलभराव और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी। चार जुलाई से फिर जन जन की सरकार अभियान। 15 दिन लगेंगे समाधान शिविर। अधिकारी पहुंचेंगे लोगों के द्वार। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार तेज। देहरादून बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अल्मोड़ा और बागेश्वर में स्कूल बंद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आज राजधानी देहरादून में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोपहर में वो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और इसके बाद शाम को डॉक्टर्स डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिन भर के निर्धारित कार्यक्रमों के बीच मुख्यमंत्री अपने कैंप कार्यालय में भी मौजूद रहकर सरकारी कार्यों का निस्तारण करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। क्या कुछ आगे उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? किन किन कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करेंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लगातार जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और आज 1 जुलाई का दिन है। बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मुख्य सेवक सदन यानी मुख्यमंत्री आवास में होने जा रहा है। दरअसल मदरसा शिक्षा बोर्ड की मान्यताओं को खत्म करने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है और ये गठन आज से लागू हो जाएगा। इसके लिए दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण के साथ साथ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के प्रमाण पत्र यानी उन तमाम मदरसों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे जिनको पहले खत्म किया गया है और नई शिक्षा व्यवस्था के तहत उनको मान्यता दी गई है। अब 2 पालियों में मदरसों की शिक्षा होगी, यानी सुबह की पाली में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान इन तमाम विषयों को पढ़ाया जाएगा और शाम की जो पालियां होगी उसमें धार्मिक शिक्षाएं दी जाएगी। कुल मिलाकर के शिक्षा की गुणवत्ता को समान शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार का ये बड़ा कदम है और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की आज शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो कार्यक्रम है, रक्तदान शिविर को लेकर के, रक्त की यूनिट को लेकर के, डॉक्टरों की व्यवस्था को लेकर के, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आज शिरकत करने वाले हैं और उनको संबोधित भी करेंगे। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का बिजी शेड्यूल रहने वाला है और उत्तराखंड में क्योंकि अब लगातार मानसून पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया, तो उसको लेकर के भी उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान करेंगे। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत सुबह की पारी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे, जबकि शाम की पारी में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। सरकार के अनुसार निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले मदरसों के विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड को मान्य प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रदेश में 452 मदरसों में लागू इस व्यवस्था को सरकारी शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी जताया है।
उत्तराखंड में मानसून को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा जा रहा है। टेबल टॉप एक्सरसाइज यानी कि TTX के जरिए जनपदों की तैयारी, उपलब्ध संसाधनों और आपदा से निपटने की रणनीति का आकलन किया जा रहा है। वहीं 2 जुलाई को राज्य स्तरीय मुख्य मॉक ड्रिल प्रस्तावित है और इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, ताकि यह समझा जा सके कि किस प्रकार के उपकरण किस आपदा में उपयोगी साबित होंगे। सरकार का फोकस साफ है, आपदा आने से पहले पूरी तैयारी, ताकि किसी भी स्थिति में राहत और बचाव कार्य तेजी और प्रभावी ढंग से किया जा सके। आपको याद होगा कि 9 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून की तैयारियों की बैठक लिया था, उसमें यह निर्देश दिया था कि आप मॉक ड्रिल कराइए सभी जनपदों के साथ में। उसी के अनुपालन में हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 जुलाई को हमारी मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल सभी 13 जनपदों में की जा रही है। किसी जनपद में 4 स्थान हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 स्थान हैं। कुल 66 प्लेसेस पे हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों के बारे में बैठक की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि हमने इस बार उन प्लेसेस को चुना है जहां पर आमतौर पे मॉक ड्रिल नहीं होती थी। बार बार जहां मॉक ड्रिल होती थी उसको हटा दिया है हमने, ताकि उन नए स्थान पे जो अधिकारी हैं उनको भी ज्ञात रहे। बरसात के मौसम को देखते हुए रुड़की नगर निगम पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। शहर को जल भराव से बचाने के लिए छोटे और बड़े नालों की युद्ध स्तर पर सफाई करवाई जा रही है। इसके लिए निगम ने विशेष टीम नाला गैंग को मैदान में उतारा है, जो लगातार नालों से गांद या कूड़ा हटाने का काम कर रही है। मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। निगम की टीमें शहर के प्रमुख नालों और नालियों की सफाई में जुटी हैं और इसके साथ ही ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां हर वर्ष जलभराव की समस्या सामने आती है, ताकि समय रहते उसका स्थायी समाधान किया जा सके। नगर निगम का पूरा फोकस है और मैंने जब से यहाँ पे चार्ज संभाला है, मेरे पूरा फोकस है कि नगर निगम का पूरा जो 40 वार्ड हमारे सबकी सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। हाँ, कुछ जो नए क्षेत्र जुड़े हैं, थोड़ा सा सफाई कर्मचारियों की कमी है, उससे भी कहीं कहीं प्रभावित होता है। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया और 10 टीमों के द्वारा, अभी तक 5 टीमों के द्वारा कार्य किया जा रहा था और आगे 10 टीमों के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो ऐसे जो स्थान छूट रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, इसमें उनको भी कवर किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम हमारा पूरा फोकस है कि जो हमारे 40 वार्ड हैं, 40 के 40 वार्ड कवर हो। और वहीं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा नेता गिरीश कोटनाला ने सियालदे विकासखंड के जोरासी और केलानी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर के स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करते हुए चाय बागानों के विकास की संभावनाओं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती रोजगार और आय का बेहतर माध्यम बन सकती है, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। यहाँ मोदी जी के 12 साल बेमिसाल के संदर्भ में यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग स्वरोजगार की ओर आए हैं। तो मैंने उनसे उनकी जानकारी ली और उनको जानकारी दी कि हम किस तरह का रोजगार यहाँ पर करते हैं। मैंने देखा कि बहुत बड़ा टी स्टेट यहाँ पर बन रहा है, तो मैं यहाँ के लोगों को ये भी संदेश दिया वहाँ पर कि आप जो है ये इस तरह का एटमॉस्फेयर है जहाँ पर चाय बागान लग सकते हैं, तो कम से कम उस पर तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, हम चाय बागान लगाएं। तो नेचुरली ये जो क्षेत्र है, जैसे आज कौसानी का बागान फेमस है, लोग देखने जाते हैं, तो मुझे लगता है जोरासी का क्षेत्र चाय बागान के लिए फेमस होगा, तो यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लोहाघाट के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा, लोहाघाट विधानसभा में पहले पूर्व विधायक की दादागिरी चला करती थी, जिसे कांग्रेस के वर्तमान विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के द्वारा खत्म किया गया। इसके बाद जनता अपने को सुरक्षित महसूस करने लगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से लोहाघाट की राजनीति गर्मा गई। गोदियाल के बयान पर लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फड़तियाल ने पलटवार करते हुए कहा, गोदियाल पहले उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, बिना जानकारी के गोदियाल उनकी छवि खराब कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा, एक बार वह एक आंदोलनकारी हैं, जनता का विश्वास हासिल कर वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सर्वप्रथम तो जो कल कांग्रेस की रैली लोहाघाट में हुई थी, उसमें
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल यहाँ पर उपस्थित थे और मंच से उनने जिन भाषा का प्रयोग किया और मैंने भी शाम को जो है टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में वो बयान देखा, मैं अपने आप में अचंभे सा रह गया। और उनने कहा कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर दादागिरी करते थे, लोहाघाट का माहौल गंदा था और वर्तमान विधायक ने उनकी दादागिरी समाप्त कर दी है। ये ऐसे बयान देकर इस क्षेत्र को कहाँ ले जाना ये चाहते हैं, यहाँ का माहौल गंदा करना ये चाहते हैं। अगर वास्तव में ये चीजें और मेरे बारे में अगर व्यक्तिगत बुदियाल को कुछ जानकारी है, मैं बहुत एक बड़ा आंदोलनकारी रहा। इनने कांग्रेस सरकार ने भाजपा पे गंभीर आरोप इस मंच से जो है भ्रष्टाचार के लगाए। कांग्रेस भ्रष्टाचार में इसकी जननी रही है। केतन हत्याकांड को लेकर के सांसद चंद्रशेखर आजाद के प्रस्तावित टेहरी दौरे से पहले देहरादून में पुलिस और भीम आर्मी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। पुलिस ने कई समर्थकों को रास्ते में रोककर हिरासत में लिया। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से शांतिपूर्ण मुलाकात के लिए जा रहे कार्यकर्ताओं को बिना वजह रोका गया। जिलाध्यक्ष कपिल कुमार ने केतन की हत्या को दुखद बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश में शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील की। देखिए, जो राष्ट्रीय लेवल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी माननीय सांसद नगीना, उनकी तरफ से एक आह्वान हुआ कि हमने 28 तारीख को टिहरी जाना है और शांतिपूर्वक जाना है। वो तो शांतिपूर्वक आ रहे थे, उनको हरिद्वार में डिटेन कर लिया गया। हरिद्वार में उनको बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद पुलिस प्रशासन हमारे को यह बताती है कि भाई आश्वासन पे कि हम आश्वासन देते हैं आपको कि हम आगे आपको ले जाने का काम करेंगे और परिवार से मिलाने का काम करेंगे। ये एक दिन बाद 30 तारीख को फिर से रखा गया। 30 तारीख को शांतिपूर्वक था सारा। 30 तारीख को जब वो अपने आवास से निकले तो लोग उनके साथ आ रहे थे, लेकिन बीच में उनको फिर से रोक लिया गया। और जब उनका देहरादून भी आना था, देहरादून से हम लोग तैयार थे। अब देहरादून से जब हम यहाँ से निकले माननीय चंद्रशेखर भाई के साथ चलने के लिए, तो हमारे को प्रशासन ने डिटेन कर लिया। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो केतन लाल जी की हत्या हुई है वो बड़ी दुखद घटना है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहाड़ के जो लोग हैं वो हम भीम आर्मी का विरोध कर रहे हैं, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी मानसिकता खराब है। जिन लोगों ने केतन को किलो से ठोक कर हाथों पैरों में उसके साथ जो जघन्य अपराध किया है, वो उस मानसिकता के लोग हैं जो 2-4 लोग लालच देकर वहां पर बुलाए गए और भीड़ इकट्ठा की गई है कि पहाड़ पर हम भीम आर्मी को आने नहीं देंगे। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर पीरोमदारा के समीप बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापपुर जिला उधम सिंह नगर निवासी रविंद्र और कपिल बाइक से रामनगर से होकर वापस अपने घर जा रहे थे और इसी बीच पीरोमदारा के समीप उनकी बाइक पर अज्ञात कार चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर तोहिद ने बताया कि दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों की हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक केस आया था जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था, जिसमें 2 लोग थे जिनके द्वारा परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि ये केस जो था काशीपुर रोड पर पीरोमदारा के पास हुआ था, जिसमें 2 लड़के थे। एक का नाम कपिल था, एक का नाम रविंदर था। इसका हमने भली पूर्ति जांच की, जिसमें रविंदर को हमको हेड इंजरी मिली और जो कपिल था उसके जो पेशाब वाला रीजन होता है वहाँ पर बहुत पेन हो रहा था और उसके पेशाब में खून भी आ रहा था, जिसके उपरांत हमने पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को हमने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस को हमारे द्वारा सूचना पहुँचा दी गई है कि जिस तरीके से 2 केस आए थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दोनों के, और जिसमें हमने मरीजों को देखा है, जिसमें जो रविंदर है वो थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हालत में है
और जो पेशेंट कपिल आया है वो अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन दोनों को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हरिद्वार पुलिस ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नकली नोट गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली श्यामपुर क्षेत्र के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50,000 रुपए के छपे हुए जाली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर, नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई 2 दिन पहले बरामद हुए 52,500 रुपए के नकली नोटों के मामले की जांच के बाद की गई। 2 दिन पूर्व एक केस पंजीकृत किया गया था जिसमें कुछ वन कर्मियों के साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। उसी क्रम में उन लोगों से कुछ नकली नोटों की बरामदगी हुई थी। उनकी जब इसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि उनके और भी साथी इन्वॉल्व है। इस संबंध में जो कोतवाली श्यामपुर द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाके जो की गई तो पता चला कि 3 लोग अन्य जो 2 बिजनौर के और एक श्यामपुर का रहने वाला है, वो इस तरह के फर्जी नोटों का प्रिंटिंग और ये करते हैं। उन्हें सूचना मिली कि ऐसी गाड़ी से उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तब जब इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया तो उस गाड़ी से करीबन 52,000 के प्रिंटेड नोट्स मिले जो शीट्स में थे, जो अभी तक कटे नहीं थे। इसके साथ साथ ही 1 लैपटॉप और 2 प्रिंटर्स की भी बरामदगी हुई। इनके द्वारा जो नोट्स होते थे उनको बेसिकली हाई क्वालिटी से स्कैन करके उनको प्रिंट किया जा रहा था एक बहुत ही प्रॉपर पेपर पे, ताकि उनको वो एक फर्जी करेंसी को एक एक्चुअल यूज में यूज कर पाए। उत्तराखंड में आज मानसून का दूसरा दिन, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मानसून की रफ्तार तेज होने के साथ ही प्रदेश भर में बारिश का दौर तेज रहेगा। देहरादून और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है और इन दोनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर और अल्मोड़ा में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जा रहा है और वहीं मानसून को लेकर के एक और जहां पर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मानसून को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीने संवेदनशील हैं क्योंकि इसी समय बादल फटने, भूस्खलन, चट्टाने गिरने की घटनाएं बढ़ती हैं। धस्माना ने आरोप लगाया कि ऑल वेदर रोड के नाम पर तबाही हुई है जो सरकार से संभल नहीं रही है और हर साल मानसून से पहले सरकार की तैयारी के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हैं, लेकिन आधे घंटे की बारिश से ही सारी पोल खुल जाती है। दे चुका है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, मैदान में बारिश हो रही है। और अब तो क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं पूरे राज्य के लिए। चाहे बादल फटने की घटनाएं हो, भूस्खलन के मामले हो, चट्टाने गिरने का मामला हो, और जब से ऑल वेदर रोड का इन्होंने शिगुफा छोड़ा है और पूरे राज्य में ऑल वेदर रोड के काम हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से, जिस पैमाने पर तबाही हुई है, वो इनसे संभले नहीं संभल रही है। और वहीं उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत सुबह की पारी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे, जबकि शाम की पारी में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। सरकार के अनुसार निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले मदरसों के विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड का मान्य प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रदेश के 452 मदरसों में लागू इस व्यवस्था को सरकार शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी जताया है। तो उत्तराखंड के में 1 जुलाई से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू हुई।
और इस नई व्यवस्था के तहत सुबह की पारी में अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर जैसे विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे और शाम की पारी में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से रुक करेंगे।